ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन था वो ये था कि थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म के फीवर के दौरान मैकेनिज्म प्रॉपर क्या होता है। तो नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो सेट सेट करके बैठा हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो उसने हल्के फुल्के जो है वो करवा के ना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मेंटेन उसके राउंड अबाउट मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे कोई इंजर्ड सेल होगा, उसकी वजह से कोई केमिकल रिलीज होगा, ठीक है। वो केमिकल जैसे रिलीज होगा तो ये सेट पॉइंट जो है वो 39 से अबव चला जाता है। ये देखो 39 से 40 के दरमियान दरमियान ये रहेगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीवर। ठीक है। सबसे पहले शिवरिंग होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, एकदम से वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और फीवर के बाद गर्मी होने से वेजो डायलेशन हो जाएगी। मीटिंग हो रही है, वो अजान हो रही है। ओके, अजान हो गई है तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फीवर, पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, एकदम से ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। उसके बाद फीवर होगा, फीवर के बाद वेजो डायलेशन, बाद में वेजो जो हमारी वेसल्स होंगी वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे, डायलेट होना शुरू हो जाएंगे। और डायलेट होने का क्या पर्पज है कि हीलिंग सेल स्टॉप रिलीजिंग केमिकल। तो फीवर की वजह से जब इस दौरान सारा फीवर के दौरान दौरान सारा एक्शन वो होगा। ठीक है। वेजो डायलेशन रहेगी तब तक जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो दोबारा नॉर्मल पे नहीं आ जाता। अब आगे हमारे पास आगे फेगोसाइट्स एंड फेगोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटोसिस की हमने बात की थी कि जो हमारे पास क्या था, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात की थी। तो सारे सेल्स डिफरेंट टाइप को डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जनरल पर्पज रिएक्ट अर्ली टू बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन टिश्यू, अट्रैक्टिव टू साइट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है कि हर एक जो है ना वो अपनी स्पेसिफिक है, अब उसकी एक स्पेसिफिक डोमेन है। जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये जनरल पर्पस, मतलब मोस्ट पर्पजली कोई भी आ जाएगा तो न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ठीक है। ये आके एक्शन परफॉर्म करेंगे, मेनली जो है वो बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया आ जाए तो इसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, या अदर मटेरियल पर सबसे पहले जो है वो न्यूट्रोफिल्स काम कर रहे हैं। ठीक है। एंड टू डैमेज टिश्यू फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया जो भी है, फॉरेन काम कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स काम करेंगे। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स इनके जो है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है वो एसिनोफिल। एसिनोफिल स्पेसिफिक किसके लिए, पैरासाइट्स के लिए। यानी कि ऊपर तो वो था ना जनरल टर्म। अगर पैरासाइटिक कोई इन्वेडर हुआ है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है, पैरासाइट कोई आया है। पैरासाइट क्या होता है, जो कि होस्ट से फूड शेल्टर और मतलब लेता है और सेफ्टी लेता है, लेकिन उस बदले में उसको नुकसान देता है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केस में इसिनोफिल काम करेंगे। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी कि ऐसा काम जिसके अंदर एंटीबॉडी ने एंटीजन को बाइंड किया, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने बात की थी बी सेल्स की। ठीक है। तो बी सेल्स के अंदर एंटीबॉडी काम कर रही है, तो एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीजन से बाइंड करती हैं और इस कॉम्प्लेक्स को बॉडी से खत्म करना होता है। जब ये बन जाती हैं तो उन्होंने उसको तोड़ना होता है। ठीक है। इसको खत्म करना होता है, बॉडी से निकालना होता है। तो फिर कौन काम करेगा, असिनोफिल। तो असिनोफिल इज स्पेसिफिक टू पैरासाइटिक एक्शन एंड एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। मैक्रोफेजेस derived from monocytes scavenges and process foreign substances to prepare them for reaction with B and T cells. मैक्रोफेजेस कौन से हैं, मोनोसाइट। यानी कि जो इससे मुराद ये है कि मैक्रोफेजेस पहले क्या होते हैं, मोनोसाइट। ठीक है। सास भी कभी बहू थी। ठीक है। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये छोटे सेल्स होते हैं, और मैक्रोफेजेस जो हैं ये बड़ा एक किस्म से सेल मेच्योर हो गए तो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये फॉरेन सब्सटेंसेस को स्क्वेंज एंड प्रोसेस, यानी कि उनके ऊपर हल्का फुल्का एक्शन करते हैं, ताकि उनको बी और टी सेल्स, यानी कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, उनके थ्रू जो है एक्शन दिया जाए। देखो, जब यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से इस न्यूट्रोफिल्स नहीं संभाल पाए जो कि डायरेक्टली वहां पे मौजूद थे, तो फिर क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस जो है वो इस काम को सरंजाम देते हुए थोड़ा बहुत तो पंगे लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं वो आगे बीओटी लिम्फोसाइट्स को बीओटी सेल्स के लिए तैयार करते हैं, उनकी ऐसी मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि बीओटी सेल जो है वो उनके ऊपर एक्शन करके उनको खत्म कर सकें। एल्वियोलर एल्वियोलर होते हैं, यानी कि ये टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस होंगी। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस लंग्स के अंदर होंगे, क्यूपफर मैक्रोफेजेस जो है वो लिवर के अंदर होंगे, और लैंगरहंस जो है वो स्किन के अंदर होंगे। तो यू नीड टू नो द नेम्स और उनकी लोकेशन। किप्फर लिवर के लिए, एल्वियोल आया आपको पता लंग्स के अंदर होता है, एल्वियोलर हो गए। और लैंगर हंस जो है वो आपको पता है स्किन के अंदर होती है। ठीक है। तो ये तीन टाइप थी जो कि फैगोसाइटोसिस की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन है। न्यूट्रोफिल जर्नल रिएक्शन देगा और फॉरेन मटेरियल को, ठीक है, और क्विक रिएक्शन होगा। एसिनोफिल जो है वो पैरासाइट्स के लिए स्पेसिफिक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के स्पेसिफिक है। मैक्रोफेज जो है वो तैयार करेगा उनको आगे बीओटी सेल्स की तरफ भेजने के लिए। Phagocytosis. General activity is phagocytosis to survey tissue compartment and discover microbes, particulate matter and dead or injured cells. तो फैगोसाइट्स, जितने भी फैगोसाइट्स होंगे ना, हमने ऊपर बात की, न्यूट्रोफिल्स की बात की हमने, एसिनोफिल्स की बात की हमने, मैक्रोफेजेस की बात की, ये सेल टिश्यूज के अंदर फिरते हैं।
ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर फिरेंगे और वहां से ढूंढेंगे कि इन्वेडर कौन है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन है, हार्मफुल चीज कौन है, इंजर्ड सेल, कोई सेल डैमेज हो गया तो वो भी केमिकल रिलीज करेगा, वो कौन है। तो उसको रिस्पॉन्ड, उसको देखते हुए उनको क्या करेंगे, ये किलिंग एक्शन को परफॉर्म करेंगे टू इंजेस्ट एंड एलिमिनेट दीज मटेरियल। उसके बाद उनको इंजेस्ट खा लेंगे अपने अंदर इनगल्फ करके। मैंने पहले मैकेनिज्म बताया कि उसके अंदर अंदर जो उनके एंजाइम्स ऐसे होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, जो कि उन मटेरियल को किल कर देते हैं टू एक्सट्रैक्ट इम्यूनोजेनिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन मैटर। और जो फॉरेन मैटर आया उससे इम्यूनोजेनिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके, तो मतलब उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना है कि किस तरह, किस वे में, किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, तो उससे इम्यूनोजेनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरेन मैटर से वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट वी हैव जनरल के बाद आगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी, अडाप्टिव लाइन ऑफ डिफेंस। स्पेसिफिक कौन सी थी, अडाप्टिव इम्यूनिटी। हमने पहले भी बात की थी कि जो पहली दो लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दे आर नॉन नॉन स्पेसिफिक एंड इनेट, पहले से मौजूद है और वो स्पेसिफिक नहीं है, वो ऐसे ही जनरल रिएक्शन देती हैं। ठीक है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो ये क्यों है, एक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये है कि चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिफेक्ट और एड्स, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जेनेटिकली डिफेक्टेड हो, जेनेटिकली उनमें बीमारियां, तो उनके अंदर इनेट इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही, तो उनके अंदर फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो चीजों के ऊपर कवर अप करना सीखते हैं। दे नो हाउ टू हील देमसेल्व्स। ठीक है, दे लर्न हाउ टू हील देमसेल्व्स बाय देयर ओन सेल्फ। तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मतलब नहीं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जल्दी हील कर जाते हैं। सैड लाइफ। श्वेता। प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दूसरा है डुअल सिस्टम ऑफ बीटा बी एंड टी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन मॉलिक्यूल कॉल्ड एंटीजन। पहला काम ये था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जेनेटिक डिफेक्ट वाले या एड्स, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उन केसेस में एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही वाहिद इम्यूनिटी है जो कि परफॉर्म कर रही होती है। उसके अलावा ये है कि इसके पास दो सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो सिस्टम है, एक बी सेल्स वाला, एक टी लिम्फोसाइट्स वाला। और दोनों ही क्या, एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। मैकेनिज्म डिफरेंट है कि कैसे काम करना है, लेकिन दोनों एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। Immunocompetence, ability of the body to react with a wide spectrum of foreign body begin to develop। और इसके अंदर क्या होता है कि वो कहते हैं कि स्पेसिफिक है ना, तो उन्हें पता है हर बार नया इंडिविजुअल आएगा तो दे दीज आर द लर्नर्स, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी नया आ जाएगा तो ये इननेट की तरह रोला नहीं डाल देगा कि नई चीज आ गई हमें नहीं संभाला जा रहा। ये क्या करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको कुट खाएंगे, कुट खा खू के उसको, उनको मार के, कुछ खुद अपने बंदे मरवा के, एड देन ये सीख जाएंगे कि इसको कवर अप कैसे करना है। तो इस तरह ये ब्रॉड रेंज ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस को कवर अप करती है। स्टार्ट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, और ये कब से स्टार्ट हो जाती है, फीटल डेवलपमेंट, यानी कि बर्थ से पहले ही ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एक्सटेंडेड कंप्लीशन एक्सटेंडेड लेट प्यूबर्टी, और मेच्योर कब हो जाती है, ये अडेप्टिव लाइन ऑफ डिफेंस प्यूबर्टी का। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमने कर ली। आगे आगे इनेट वर्सेस अडेप्टिव इम्यूनिटी। सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है दोनों के अंदर। ये डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होती है कि अपने और दूसरे सेल को पहचानना और सिर्फ दूसरे के खिलाफ काम करना। लैग फेज, लैग फेज होता है एब्सेंट रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, प्रेजेंट रिस्पॉन्स टेक एटलीस्ट फ्यू डेज। जो इनेट लैग फेज होता है उस फेज, लैग लैग कहते हैं ना, ये बच्चा बड़ा लैग कर रहा है, लैग करने से मेरा कि हमें सुस्त बैठा हुआ है, या एक लेट रिस्पॉन्स देना। तो इनेट के अंदर लेट रिस्पॉन्स नहीं होता, इनेट क्विक रिस्पॉन्स देता है, जैसी कोई चीज आई पकड़ के उसकी तबाही फेरनी शुरू कर दी, बेशक खुद सारे मर जाएं, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स इमीडिएट है। अडाप्टिव क्या होता है, उसको देखता है, समझता है, फिर उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक एक्शन, क्योंकि उसने स्पेसिफिक एक्शन देना है, तो इसलिए वो टाइम लेता है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी इसके अंदर इनेट के अंदर नहीं होती, सिंपल लिख दो नो स्पेसिफिसिटी। और अडाप्टिव के अंदर स्पेसिफिसिटी होती है। डाइवर्सिटी इसके अंदर इनेट के अंदर लिमिटेड है, जितने थोड़े बहुत जो पहले से वो सीख के आया, बच्चा जो पहले से घर से सीख के आया वो उतने बहुत रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर कोई नया टाइप का, नई टाइप का कोई सीवियर वाला बंदा आ गया तो वो नहीं रिस्पॉन्स करता है। तो इनेट डाइवर्स नहीं है। अडाप्टिव जो है वो जो मर्जी आ जाए वो सीखता है, उसको पंगे लेता है, वो काम करता है, तो दैट इज अडाप्टिव। मेमोरी, इनेट के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, स्किन के अंदर, स्किन की क्या मेमोरी है, ठीक है। अगर एक बार अगर कोई फर्ज कर लो आपको सुई बज गई है, तो दोबारा आप मारने लगो तो क्या स्किन खुद ब खुद पीछे हो जाएगी, नहीं होती। ठीक है, या स्किन के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अगली बार सुई को बजने ना दे, या बैक्टीरिया को एंटर ना होने दे, तो उसके पास मेमोरी नहीं है। ठीक है, जबकि अडाप्टिव के पास मेमोरी है, उसे याद रहेगा अगली बार कि हाँ यही था वो जो जिसने पिछली बार मेरा ना शायद घर से जुदा किया था, तो वो फिर उसकी पहले से पकड़ के उसकी ऐसी ऐसी फेर देता है। इनेट रिस्पॉन्स ये देखो, अब ये इस मैकेनिज्म में, तो इनेट रिस्पॉन्स क्या है, एकदम से पीक पे गया और देन फौरन नीचे आ गया और उसके बाद लो हो गया। ठीक है, एक इंस्टेंट और क्विक और शॉर्ट रिस्पॉन्स था। जबकि जो एक्वायर्ड रिस्पॉन्स था ये चला, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ और इनेट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा।
ठीक है, उसके बाद डाउन हुआ, डाउन होते होते भी टाइम लिया, लेकिन उसके बाद क्या रहा, स्ट्रॉन्ग ही जाता है, ऊपर कोई जाता ही है, मेमोरी सेल क्योंकि आ गए थे। तो अगली बार जब भी कोई अब दोबारा अगर वो इन्वेडर आता है तो उनके पास पहले ही ये लेवल है। अगर इनेट नहीं कंट्रोल करना था तो इनेट को दोबारा यहाँ से शुरू करना पड़ना था, लेकिन एक्वायर्ड के पास अब ये लेवल है। तो अगर कोई आता है फर्ज कर लो इस लेवल का स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहीं से पकड़ के उसकी तबाही फेरे। Overview of specific immune responses. Separate but related activity of specific immune responses. Development and differentiation आपने कर लिया. Lymphocyte and antigen, antigen presentation, B cell responses and T cell responses. B cell responses, T cell responses हो गए. Antigens B cells वाले lymphocyte. Development and differentiation हो गई. Antigen presentation of APC. ये होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि टी सेल्स की तरफ जो है वो सेल एंटीजन को पकड़ेंगे। एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट करते हैं, तो ये एंटीजन को पकड़ते हैं और टी सेल्स की तरफ लेके चले जाते हैं। टी सेल्स पकड़ के उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन को कॉज कर देते हैं। आगे आ जाते हैं क्लासिफाइंग इम्यूनिटी। क्लासिफाइंग के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी है एंड पैसिव इम्यूनिटी है। ये दो क्लासेस अलग है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अलग है। एक्टिव इम्यूनिटी में ये होता है कि इज चैलेंज विद एजी antigen that stimulate the production of ABs antibodies create memory take time but is lasting। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जब बाहर से कोई चीज आती है, एंटीजन बॉडी के अंदर आता है, बॉडी के मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है, बॉडी अपने मैकेनिज्म के थ्रू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसने एक टाइम लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिवली उसने रिस्पॉन्ड किया, उसको एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। एक्टिव से मुराद ये नहीं कि फास्ट रिस्पॉन्स किया, लेकिन अपने प्रोडक्शन करवाई उसने भी इसकी, जो एक रिस्पॉन्स दिया उसने कि एक्टिव प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि मेमोरी बन गई उसकी, और लेकिन ये क्या था, टाइम टेकिंग तो था लेकिन ये लॉन्ग टर्म था। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर डोनेटेड टू एन इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या किया जाता है कि अब इसके अंदर जो एक्टिव इम्यूनिटी थी उसके अंदर एंटीजन गया बॉडी के अंदर और बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके अंदर एंटीबॉडीज, मतलब ऐसा इंडिविजुअल फर्ज कर लो मैं हूं अगर, तो मुझे कोई एंटीजन ने आके अटैक किया है तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं। तो मेरी बॉडी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज को लिया गया और किसी और इंडिविजुअल में डाल दिया गया। तो वो इंडिविजुअल के अंदर अब पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है, तो क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा पैसिव इम्यूनिटी से, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। जितनी की एंटीबॉडीज होंगी दे विल नॉट नो कि अब मेमोरी बनानी है नहीं बनानी, तो मेमोरी नहीं बनेगी, और इस वजह से ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, आगे नेचुरल इम्यूनिटी है एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस, और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है जो कि हम मेडिसिन या वैक्सीन के थ्रू जो अगर इम्यूनिटी ले रहे हैं या कोई हम बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट विल बी आर्टिफिशियल। और अगर नेचुरली आ रही है, मतलब कोई वैसे जख्म हो गया है, कोई वैसे ही नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू कोई आ गया इन्वेडर बॉडी में गया, बॉडी ने कवर अप किया, तो दैट विल बी नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल आगे इसी बेसिस पे चार टाइप्स हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, इन्वेडर आया, बॉडी के अंदर गया, बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, मेमोरी याद रखी, तो एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट किया, तो इट इज नेचुरल एंड एक्टिव। नेचुरल पैसिव। नेचुरल पैसिव कहते हैं बैक्टीरिया, जैसे नेचुरल मैकेनिज्म है ना, नेचुरल का मतलब क्या है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर चीजें आ रही हैं, और पैसिव का मतलब ये है कि एंटीबॉडीज डायरेक्टली ट्रांसफर हुई। तो ये कब होता है, जब मदर जो है वो बेबी को फीड करवाती है, या फीटस जो है वो बेबी के मदर के जो है वो उसमें होता है, ग्रो कर रहा होता है फीटस, यानी कि बिफोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस दौरान प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा जो लिंक होता है उसके थ्रू जो है वो बेबी को जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही होती हैं, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी को एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज का ट्रांसफर क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो इसलिए हमको इसको कहेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल के अंदर दोनों यही है कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या किया जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर वीक एंटीजन डाले जाएंगे। जिस तरह ये कोरोना की वैक्सीनेशन की गई तो उन्होंने वीक एंटीजन डाले, लेकिन ये और उससे क्या होगा कि एंटीजन बॉडी के अंदर गए क्योंकि वीक थे, तो बॉडी की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, उन्होंने उसको कवर अप कर लिया, जल्दी कवर अप कर लिया और मेमोरी बना ली। इस तरह इम्यूनिटी आई। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है कि किसी ऐसे बंदे से जिसके अंदर अटैक हुआ और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई थी और उसने रिकवर कर लिया, उससे एंटीबॉडीज ली जाती हैं और इस इंडिविजुअल के अंदर डाल दी जाती हैं। या अगर फ्लो चार्ट है ये याद कर लेना, ये वाला करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज टू एंटीजन। प्राइमरी रिस्पॉन्स ये है फर्स्ट आफ्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस केस में होगा, जब मेमोरी और उसका सारा सिस्टम चल रहा होगा। तो ये किस केस में होगा, जब हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स ये है कि जैसे ही एंटीजन आया और वो न्यू था, तो आपके पास जो है ना वो प्रोटीन होती हैं आईजीएम, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एम। ये इस तरह की टाइप है। गेम डी हम याद करते थे, GAME, गेम डी। तो IgG, IgA, IgE, IgM, IG डी, तो ये टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन है। तो इनमें से जो IgM है
जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा तो आईजीएम स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिस्पॉन्स देती है, लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो आईजीजी है, वो ज्यादा स्ट्रांग रिस्पॉन्स देती है। तो इट्स काइंड ऑफ एमसीक्यू के किसके अंदर कौन सा ज्यादा रिस्पॉन्स है, तो प्राइमरी के अंदर आईजीएम और दूसरे के अंदर आईजीजी। ठीक है। अच्छा, आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर टू एन आईजीएम इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस आईजीएम, पहला एक्सपोजर जब न्यू एक्सपोजर होता है एंटीजन से तो आईजीएम प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन ए बी टाइटर, यानी कि एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और साथ साथ आईजीजी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो फॉरेन रिस्पॉन्स आईजीएम देगा और साथ साथ आईजीजी का लेवल बढ़ता जाएगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होगा कि आफ्टर सेकंड कॉन्टेक्ट विद द सेम एजी, दूसरी बार अगर वो सेम एंटीजन या सेम इन्वेडर आता है बॉडी के अंदर, तो वो क्या होगा, वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि मेमोरी सेल्स मौजूद थे, उसे पता था कि ये पहले हमने इस तरह इसको तबाह किया था। तो एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर और रैपिड जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, और इसको क्या नाम देते हैं, एन एमेनेस्टिक रिस्पॉन्स, रिकॉलिंग, दोबारा से याद करना। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कुछ याद करने वाला है इसमें से। अब ये, हाँ, ये वैसे उसने मिसाल दी है, प्राइमरी रिस्पॉन्स आया, उसने रिस्पॉन्स दिया और देन डाउन जा रहा है, अब ये मेमोरी सेल्स की वजह से डाउन जा रहा है। दोबारा से एक आया, ये उसने दिया वैक्सीन A+B, ये वो हैं जो बूस्टर शॉट नहीं लाते। ठीक है, सॉरी। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ऐसे पैथोजेंस डाले जाते हैं। ठीक है। वीक पैथोजेंस डाले जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके इतने वीक होते हैं कि बॉडी इनको कवर अप कर सके। तो पहली वैक्सीन दी, एक रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद डाउन होते होते एक बूस्टर शॉट लगाई, बूस्टर शॉट में दोबारा से पैथोजन से, तो दूसरी बार क्योंकि मेमोरी सेल्स मौजूद थे तो उसने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। तो अगर यहाँ पे मेमोरी वैक्सीन की जगह वैसे ही कोई और भी आ जाता, बाकी कोई आ जाता स्ट्रॉन्ग वाला भी, तो भी इसी तरह सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होना था। नेक्स्ट, वैक्सीन प्रिपरेशन है। वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेलिबरेटली एक्सपोजिंग अ पर्सन टू मटेरियल दैट इज एंटीजेनिक बट नॉट पैथोजेनिक। ठीक है। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि ऐसी चीज को एक इंसान की बॉडी में डालना कि जो एंटीजेनिक है लेकिन पैथोजेनिक नहीं है। पैथोजेनिक क्यों बना दे कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो डिजीज कॉज कर सके। प्रिंसिपल इज टू स्टिमुलेट अ प्राइमरी सेकेंडरी एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स टू प्रिपेयर द इम्यून सिस्टम फॉर फ्यूचर एक्सपोजर टू। और प्रिंसिपल यही है, वैक्सीन का प्रिंसिपल क्या है कि वीक डाल दिए जाए, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करे और मेमोरी बना ले, ताकि अगर ओरिजिनल वाला या हार्ड जो एक स्ट्रॉन्ग वाला जो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करे, तो वो बॉडी उसको क्या करे, पहले से जानती है और सही तरह से रिस्पॉन्ड कर ले। रिस्पॉन्ड टू अ फ्यूचर एक्सपोजर विल बी रैपिड पावरफुल एंड सस्टेन। जाहिर सी बात है जब बाद में आएंगे तो वो रिस्पॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके अंदर जो है वो एक ज्यादा बेहतर जो है वो रिस्पॉन्स देगा। किल्ड होल सेल और इनएक्टिवेटेड वायरसेस, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया और वायरसेस। अच्छा, ये जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं ना, ये लिखे हैं कि वैक्सीन के अंदर क्या चीज इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या हार्मफुल इन्वेडर है या इनएक्टिवेटेड है, उसको आप किल, मरा हुआ या इनएक्टिवेटेड, वो इस्तेमाल कर सकते हो वैक्सीन के अंदर। ठीक है। लाइव एटीन्यूएटेड, या जिंदा हो लेकिन इतना कमजोर हो कि वो बीमारी ना कॉज कर सकता हो, एटीन्यूएटेड का मतलब है कि कमजोर। ठीक है। वो इस्तेमाल कर सकते हो। एंटीजेनिक मॉलिक्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स और वायरसेस। वायरसेस, जाहिर सी बात है, वायरस कौन सा खुद आके वहां पे छुरी लेके आया हुआ है, उसने ऐसे केमिकल रिलीज करने हैं जो बॉडी के अंदर जो है वो एक रिस्पॉन्स करते हैं और एंटीजन रिलीज करने हैं ना उसने बॉडी में आके। तो उन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स को बैक्टीरिया से निकाला जाता है। कोरोना वायरस की मिसाल ले लो, कि उसका कोरोना वायरस जाहिर सी बात है एंटीजन रिलीज करता होगा एक बॉडी के अंदर, तो उस एंटीजन को पहले से निकाला जाता है और वीक कर उसको वीक करके बॉडी में डाल दिया जाता है। तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। अब वो उस जो मॉलिक्यूल है ना, एंटीजन जो हमने खुद से डाला है, उसकी अब उसके अंदर फायदा पता क्या होता है कि वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता खुद को, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए उसको बॉडी चाहिए उसकी बैक्टीरियल की, तो हमने वो बैक्टीरियल बॉडी दी नहीं, तो इसलिए बॉडी उसको कवर अप करती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब और माइक्रोबियल एजेंट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यानी कि खुद से बनाए गए माइक्रोब्स होंगे जिनके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी रखी जाएगी कि बॉडी के अंदर इस तरह के स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करें लेकिन बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। और इस तरफ ये चेकलिस्ट दी हुई है, ये आप पढ़ लेना, इसके अंदर कोई भी ऐसा चीजें नहीं है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
Okay, so probably this is the last meeting of you guys with me. So ending this up now.